Hello my dear student, welcome in today's video session. We are studying mathematical tools. Mathematical tool में आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन. प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन किया था और उसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो हमने सीखे थे. ठीक है, तो सिमिलरली डिफरेंशिएशन की तरह आज इंटीग्रेशन को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट ये जो हमने इंटीग्रेशन का ये जो टॉपिक है फिजिक्स में, ये मैथ से बोरो किया हुआ है. ठीक है, बट जहाँ तक क्लास 11th का सवाल है, क्लास 11th में हम इस टॉपिक को उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमारी फिजिक्स में रिक्वायर्ड है. ओके, सो विदाउट मेकिंग एनी डिले नाउ वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज इंटीग्रेशन. तो आप इंटीग्रेशन, ये जो वर्ड है ये आपने पहले सुना होगा. एज पर हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टू कलेक्ट, टू गैदर, टू ऐड, कि चीज़ों को इकट्ठा करना, वो ही क्या रहता है? इंटीग्रेशन. तो हमारे पास मैथ में, जो मैथ कहो या फिजिक्स कहो, हमारे पास कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जिनको हमें कलेक्ट करने की या गैदर करने की रिक्वायरमेंट होगी. वहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे. तो बेटा इंटीग्रेशन देखो, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन को तो स्टडी हम कर चुके हैं डिफरेंशिएशन को. तो मैं इंटीग्रेशन को डिफाइन करूं वन लाइनर डेफिनेशन हम इसको देने की कोशिश करें तो हम जस्ट ये कह सकते हैं कि इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. इंटीग्रेशन जस्ट क्या होता है बेटा? डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है. हमारे जहाँ तक फिजिक्स में इंटीग्रेशन का सवाल है, बेसिकली हम टू टाइप के इंटीग्रेशन को स्टडी करेंगे. इनमें टाइप कौन कौन सी रहेगी? इंटीग्रेशन बेसिकली टू टाइप का होता है. फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन या इंडेफिनिट इंटीग्रल भी बोल देते हैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता. एंड नेक्स्ट वन इज डेफिनेट इंटीग्रल. हमारे सिलेबस में इंटीग्रेशन को बेसिकली टू कैटेगरी में हम डिवाइड कर रहे हैं. हमें जो फिजिक्स में जो डिस्कस करना है वो डेफिनेट इंटीग्रल करना है. ठीक है, लेकिन हम इंडेफिनेट इंटीग्रल को भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या होता है. ठीक है, जहाँ तक इंटीग्रेशन का सवाल है, ये मैथ में कैलकुलस होता है, कैलकुलस का पार्ट होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस. तो कई बुक में आपको ये इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से भी मिलेगा. मोटिव एक ही है, हमें इंटीग्रेशन स्टडी करना है. ठीक है, सो इंटीग्रेशन के लिए सिंबल की बात करें, सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, देखो इसके लिए जो सिंबल रहेगा वो आपने कैपिटल अल्फाबेट इंग्लिश का एस देखा होगा. कैपिटल अल्फाबेट जो एस है उसको हम वर्टिकल डायरेक्शन में एलंगेट करें, इसको एस को पकड़ के हम ऐसे वाई एक्सिस के लोग खींच दें तो एस की शेप कुछ ऐसे बन जाती है. ठीक है, तो ये जो एस लाइक शेप है, जो स्नेक लाइक शेप है, इसको हम इंटीग्रेशन के लिए सिंबल बना देंगे. ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए सिंबल हमें यूज करना होगा तो हम इसी सिंबल को यूज करेंगे. ठीक है, अब बेटा जहां तक डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मेट का सवाल है, तो फॉर्मेट आपको कैसे मिलेगा? देखो हाँ, मैं एक और चीज बताता हूँ कि सपोज करो आपके पास में कोई एक फंक्शन है. ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं इन डिफरेंशिएशन. हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं. इन डिफरेंशिएशन वी नो आपके पास कोई भी एक फंक्शन हो y इज इक्वल टू एफ एक्स. ठीक है ना, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x क्यूब, y इज इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 7. लाइक एफ एक्स कुछ भी हो सकता है. ठीक है, y क्या x का फंक्शन है. ठीक है, तो उस केस में आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो आप क्या करते थे? डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखते थे y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx. तो fx फंक्शन चेंज हो जाता था. जैसे सपोज करो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था
तो जब हम उसका dy by dx निकालते थे तो वो 2x बन जाता था। y इज इक्वल टू log x होता तो dy by dx 1/x हो जाता। तो सीधी सी बात है, fx क्या हो जाता था, fx एक अलग फंक्शन बन जाता था, दैट वाज f डैश x। ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएशन करने से fx f डैश x में कन्वर्ट हो जाता था। मतलब ये dy by dx निकालते थे तो हम स्लोप फाइंड आउट करते थे। ठीक है, तो हमें स्लोप मिल जाता था। अब इसी इक्वेशन को हम यूं भी लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू f डैश x। ठीक है, अब बेटा मेरे पास जो इंटीग्रेशन है इसमें 2 टाइप है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो सपोज करो मेरे पास कोई एक ऐसा फंक्शन गिवन है f डैश x dx, सॉरी मेरे को इस तरह का फॉर्मेट गिवन है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है तो मैं इसके आगे स्नेक लाइक सिंबल लगा दूंगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जब f डैश x dx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन करने से जो फंक्शन मिलेगा वो मिलेगा fx। क्या मिलेगा, fx। देखो बेटा, अब मैंने बोला था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देखो जब हमने y इज इक्वल टू fx साइज का डिफरेंशिएशन किया तो हमें f डैश x मिला। इंटीग्रेशन में हम देखेंगे हमारे पास f डैश x dx वाला फॉर्मेट होगा और इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, fx। डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस एक बार ऊपरी तौर पे आप इस चीज को स्टडी कर सकते हो, इस तरह का फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, मतलब ऑन इंटीग्रेटिंग ये फॉर्मेट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा fx में। फिर दूसरी तरफ हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास एक फंक्शन मिलेगा आपको fx dx। ठीक है ना, यहाँ पे f डैश x था, इस चीज को देख लेना। तो हमारे पास fx dx कोई एक फंक्शन है और उसको हम इंटीग्रेट करते हैं। इंडेफिनेट इंटीग्रल में जब भी इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मेट तो ये रहेगा, लेकिन साथ में हम लिमिट भी असाइन करेंगे फ्रॉम a टू b। a इज लोअर लिमिट, a को हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल a एज लोअर लिमिट। a को हम लोअर लिमिट का नाम देंगे और b हमारा रहेगा अपर लिमिट। और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, fx dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कोई और फंक्शन मिलेगा, सपोज करो 5x। मतलब एक 5 फंक्शन मिला, मतलब एक x की फॉर्म में कोई अलग फंक्शन मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो, पहले आपके पास में यूं था x² dx, आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिल जाएगा x की 3/3। ठीक है, तो जो fx dx था वो तो क्या था आपका x² dx, और वहीं पे जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर 3/3 क्या बन गया, 5x। ठीक है, फिर आपको पता है साथ में इसमें लिमिट भी आपको गिवन होगी, तो इसको मोड क्या, इसके आगे ये सिंबल लगाएंगे हम और लिमिट असाइन कर देंगे फ्रॉम a टू b। ठीक है, आगे इसका प्रोसेस है वो पूरा का पूरा हम डेफिनेट इंटीग्रल में डिस्कस करेंगे। मतलब मोटे मोटे तौर पे मेरे को आपको ये समझाना था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल क्या होता है, डेफिनेट क्या होता है और इनडेफिनेट क्या होता है। अब बेटा देखो, इनडेफिनेट इंटीग्रल इसको क्यों बोला, क्योंकि इसकी वैल्यू इनडेफिनेट होती है। इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू इज इनडेफिनेट, वैल्यू फिक्स नहीं होती है। मतलब वैल्यू एक डेफिनेट वैल्यू हमें नहीं मिलती, वैल्यू इज इनडेफिनेट या वैल्यू इज नॉट डेफिनेट, या हमें एक डेफिनेट वैल्यू नहीं मिलती, फिक्स वैल्यू नहीं मिलती, नॉट डेफिनेट। बट जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल सोल्व करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं here डेफिनेट इंटीग्रल के केस में here वैल्यू इज डेफिनेट, यहाँ पे वैल्यू डेफिनेट रहेगी, वैल्यू विल बी डेफिनेट। ठीक है, कि हम बात करें इसका यूज हम कहाँ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, दोनों को डिफरेंस दिखा देते हैं। ठीक है, बात यहाँ पे यूज की आती है, इस चीज को समझने हमारे लिए फिजिक्स में जरूरी है। हमें डेफिनेटली हमें ज्यादा फोकस डेफिनेट पे करना है, तो डेफिनेट का यूज कहाँ होगा, डेफिनेट का यूज हम करेंगे एरिया फाइंड आउट करने में।
एरिया किसका? एरिया अंडर द कर्व। हमारे पास एक कर्व होगी, लाइक स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, कोई भी कर्व हो सकती है, ठीक है। कर्व के अंडर का एरिया आपको फाइंड आउट करना हो तो हम किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? डेफिनेट इंटीग्रल का। तो यहाँ पे लिखो, इट इज यूज टू फाइंड आउट एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व के अंडर का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब डेफिनेट आप ऐसे समझिएगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन है, यूज एप्लीकेशन ऐसे लिख दो कि जब भी हम fx dx और इंटीग्रेट a टू b करेंगे तब हम क्या कर रहे होंगे? हम एरिया फाइंड आउट कर रहे होंगे बिटवीन पॉइंट a टू b, ठीक है। तो आपको एक कर्व मिलेगी, कर्व पे दो पॉइंट मिलेंगे a और b, और दोनों पॉइंट के बीच का एरिया फाइंड आउट करेंगे हम किसकी हेल्प से? डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से। वहीं इंडेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास क्या होती है? ये इसका यूज मतलब जब हम इसको इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते हैं तो हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलती है, हमें बहुत सारी कर्व मिलती है, ठीक है। जैसे मैं एक साथ कई सारी पैरेलल स्ट्रेट लाइन बना दूं तो वो क्या बन जाएगी? फैमिली ऑफ कर्व बन जाएगी, ठीक है। तो आप लिख लो, फ्रॉम इट वी गेट फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। तो अब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं, ठीक है। बेटा आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, हम धीरे धीरे क्या है पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, बट पहले इसकी जो बेसिक सी बातें ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, चाहे बाद में इनका कम यूज हो आपको, ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए थोड़ी सी जरूरी है, तो इसको आप थोड़ा पेशेंस बना के देखते रहिए। अब देखो क्या है बेटा, हम इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे थे। इंडेफिनेट इंटीग्रल को इंडेफिनेट क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें हमें वैल्यू डेफिनेट नहीं मिलती, फिक्स वैल्यू नहीं मिलती, यहाँ हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलती है। फैमिली ऑफ कर्व अभी आप क्लास 10 पढ़ के आए होंगे, तो कर्व आपने स्ट्रेट लाइन टाइप की कर्व पढ़ी होगी, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स आपने नहीं पढ़ा, वो लेटर ऑन डिस्कस होगी। नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट को पढ़ने का ज़्यादा मौका ना मिले, बट मेडिकल वालों को ना मिले मौका, बट नॉन मेडिकल वाले ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। जब वो 12th कर रहे होंगे, कुछ 12th में तो ये काफ़ी डिटेल में वो स्टूडेंट डिस्कस स्टडी करेंगे। हाँ, अब मैं इंडेफिनेट इंटीग्रल की बात करता हूँ, ठीक है। तो जब इंडेफिनेट में हमारे पास एक फंक्शन होता है f' dx, तो उसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो fx में कन्वर्ट हो जाता है और fx फंक्शन बन जाता है। इसमें ना एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है, क्या रहती है? कांस्टेंट, और उस वैल्यू का वेरिएबल नेचर होता है, वो वैल्यू वेरी करती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, आपने क्लास 10th में है ना स्ट्रेट लाइन पढ़ी होगी, क्या डिस्कस की होगी? स्ट्रेट लाइन आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। यू नो लाइक आपके पास कोई भी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की आपने इक्वेशन पढ़ी है। सपोज करो y इज इक्वल टू, ये है 2x माइनस 4, ये आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अब मैं इसको कंपेयर करता हूं, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा? फिक्स। यहाँ पे स्लोप रहेगा फिक्स, m क्या चीज होता है? स्लोप होता है, और c आपका रहता है कांस्टेंट। c क्या रहता है? कांस्टेंट। और इस लाइन को आपको ड्रॉ करना हो तो आप ऐसे ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ठीक है। सपोज करो आपके पास में एक x एक्सिस है, दूसरी y एक्सिस है, ठीक है, और x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में आपको ये इक्वेशन ड्रॉ करनी, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, तो ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी आपकी, ठीक है। यहाँ पे c की वैल्यू -4 है। अब c की वैल्यू के -3 होती, ठीक है, तो इक्वेशन ये ऐसे बन जाती, c की सॉरी यहाँ नहीं, ये तो 0 से पास करवा दी, ठीक है, ये ऐसे बनती, -5 होती तो ऐसे बनती, ठीक है। जब ये हमें कई सारी कर्व मिलती है ना, ये होता है फैमिली ऑफ कर्व। क्या होती है? जैसे कई सारी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ईच अदर मिलेगी, क्योंकि पैरेलल इसलिए होगी क्योंकि इनका स्लोप तो क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये हमें मिलती है फैमिली ऑफ कर्व, इनको बोलते हैं हम क्या? फैमिली ऑफ कर्व,
ठीक है। जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कर रहे होते हैं ना, तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करने से हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलती है। क्या मिलती है? फैमिली ऑफ कर्व मिलती है। और जब हम डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? एरिया। क्या मिलेगा? एरिया। ठीक है, इसको हम देखते हैं एरिया कैसे मिलेगा। डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मेट आपको पता है, एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी, ये फॉर्मेट है तो डेफिनेट इंटीग्रल का होगा। डेफिनेट इंटीग्रल को क्यों यूज करते हैं मैंने आपको बताया था। इसको यूज करते हैं टू फाइंड एरिया, टू फाइंड एरिया अंडर कर्व। हमारे पास एक कर्व होगी, कर्व के अंडर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे सर हमें एरिया फाइंड आउट करने की क्या रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल रिक्वायरमेंट है बेटा। इन फिजिक्स जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें क्या है, कई टाइप के ग्राफ मिलेंगे। लाइक यहाँ पे टाइम है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ऐसे ग्राफ मिल सकता है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ की शेप ये हो सकती है। ठीक है, मतलब कोई भी शेप हो सकती है ना, वेलोसिटी और टाइम के बीच में ये ग्राफ हो सकता है। सपोज करो कि ऐसा ग्राफ है। ठीक है, आप इसको लिखो फोर्स और टाइम के बीच में, यहाँ फोर्स और टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो हमें फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कुछ ग्राफ्स मिलते हैं और हमें उन ग्राफ के अंडर का जो एरिया कवर होता है वो फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके लिए हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। ठीक है, फिर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बोला सर क्या जरूरत है इंटीग्रेशन हमें पढ़ने की? जैसे ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ हो, ठीक है, इसके अंडर में कितना एरिया आया, तो इसको तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखो, यहाँ से एक पॉइंट ए लिए, यहाँ से एक पॉइंट लिया, यहाँ से एक पॉइंट लिया और इसके अंडर का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बनी और इसमें फॉर्मूला लगाएंगे इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए, हाफ बेस इनटू हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे मान लो कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है
क्लास 9th में भी आप पढ़ के आए होंगे। इसके नीचे का एरिया हमें फाइंड आउट करना हो तो हम ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे बिल्कुल इजीली, ठीक है। ये स्क्वायर बनता है, रेक्टेंगल बनता है, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता हो तो आप इसका भी एरिया फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। ये जब कोई भी रेगुलर ज्योमेट्री बनती है तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, आप एरिया अंडर कर्व फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे वेलोसिटी और टाइम के बीच का एरिया फाइंड आउट करोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा ग्राफ में, ठीक है। तो वो भी फिजिक्स में यूजफुल होता है, ठीक है। कई बार आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देंगे वेलोसिटी और टाइम का, आपसे एरिया पूछोगे तो आप सिंपली उसका क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच के ग्राफ का एरिया निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लोगे। दिक्कत कहाँ आती है, हमें इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट तब पड़ी जब जैसे यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे टाइम है और उनके बीच में ग्राफ की शेप कुछ ऐसी मिली। अब इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपके पास चैलेंजिंग टास्क है ये, ठीक है। फिर इसी टास्क को सोल्व करने की कोशिश। अब इसके बाद में जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास एक कर्व है, सपोज करो यहाँ पे फोर्स हो सकता है, यहाँ पे टाइम, ठीक है। फोर्स और टाइम के बीच में जो कर्व है उसकी शेप ये है, ठीक है। जैसे हम इस कर्व की बात कर रहे थे, अब इसके अंडर एरिया हमें फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब सपोज करो ये वाला पॉइंट हमने ए लिया, यहाँ पे बी लिया, तो इसका एरिया फाइंड आउट कर मतलब हमें ये जो डॉटेड जोन है और ये जो कर्व है ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो कोई रेगुलर ज्योमेट्री बनती तो हम इजीली फाइंड आउट कर लेते, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई है, तो इस सिचुएशन इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए पुराने टाइम से ही एक टेक्निक यूज हो रही है। तो वो क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रिप बना लो, ए पॉइंट है, जस्ट इससे नेक्स्ट पॉइंट ले लो ई डैश, और ये बहुत क्लोज पॉइंट है, ए और ए डैश बहुत कम डिफरेंस है दोनों में, और इसको मैं नीचे तक एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा बी डैश और ये वाला पॉइंट इसको बोल दो सी, ये वाला डी, ठीक है। तो आपको ये जो स्ट्रिप बनी है ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, आप इस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लाइक ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, जो रेड जोन है, ये जो स्ट्रिप बनी है इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। इसी तरीके से आप यहाँ पे स्ट्रिप बनाते जाओ, छोटी छोटी स्ट्रिप्स, और सभी का एरिया निकाल के सभी स्ट्रिप्स के एरिया को ऐड कर दो तो आपको एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा, ठीक है। बट ये जो एक एक स्ट्रिप्स का जो एरिया निकालने वाला प्रोसेस था ये काफ़ी टिपिकल था, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को रिप्लेस किया गया। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे स्ट्रिप्स कुछ और स्ट्रिप्स बना देते हैं, जैसे एक स्ट्रिप यहाँ बनी, दूसरी स्ट्रिप यहाँ बनी, तीसरी स्ट्रिप यहाँ बनी, ठीक है, फोर्थ स्ट्रिप यहाँ बनी। इन सभी स्ट्रिप्स का क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालेंगे और एरिया ऐड कर देंगे, बहुत सारी एन स्ट्रिप बनेगी, ठीक है। और एन स्ट्रिप बनने के बाद में आपको क्या है, ये टोटल एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे एरिया अंडर कर्व AB। AB कर्व के AB जो कर्व उसके अंदर एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये किसके इक्वल होगा, समीशन ऑफ ऑल स्मॉल समीशन ऑफ एरिया ऑफ ऑल n स्मॉल स्ट्रिप्स। जितनी ये n स्मॉल स्ट्रिप्स है ना, इन सभी का एरिया फाइंड आउट करके उनको सम अप कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो समीशन कर देंगे किसका, एरिया ऑफ ऑल स्ट्रिप्स, ठीक है। ये प्रोसेस है, बट ये प्रोसेस काफी लेंथी हो जाता है। जब हम इसको कोई प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो तो उस केस में मतलब जब हम छोटी छोटी स्टेप्स बना के एरिया फाइंड आउट करते हैं तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी पेनफुल हो जाता है। तो फिर क्या होता है, अब इसके बाद में क्या होता है, हिस्टोरिकल पॉइंट से देखें तो इन 17th सेंचुरी में दो साइंटिस्ट आते हैं, एक तो आता है न्यूटन, ठीक है, न्यूटन फिजिक्स के साथ में मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और एक मैथमेटिशियन, ठीक है, उनका फिजिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, न्यूटन और लेबनिज की शायद स्पेलिंग यही होगी, ठीक है।
तो न्यूटन और लेबनिज आते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आप स्ट्रिप्स देख रहे हो, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रिप्स का जो आप ये वाला जो प्रोसेस करते हो, इसकी बजाय आप इंटीग्रेशन की टेक्निक अपनाओ। इंटीग्रेशन क्या कहता है? इंटीग्रेशन कहता है कि भाई आपको ये जो कर्व बनी है इसके अंडर एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो बोला कर्व की इक्वेशन तो आपको पता है, सपोज करो इसका फंक्शन क्या है, fx dx है, ठीक है। और अब आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो जहां से जहां तक एरिया फाइंड आउट करना है। जैसे कर्व में आपको a और b पॉइंट के बीच एरिया फाइंड आउट करना था, ऐसे a और b पॉइंट के बीच एरिया फाइंड आउट करना था, तो आप लिमिट इसकी ले लो a से b, ठीक है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व AB। अब आप कहोगे सर ये फिर इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? तो इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास सर्टेन सेट ऑफ रूल है और हम उन्हीं रूल को डिस्कस करेंगे। तो ये जो थ्योरी समझाने का जो मेन मेरा रीजन था, आपको नीड फील करवाना था कि हम ये सारी चीजें क्यों स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। रूल तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, इंटीग्रेशन आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाता स्टार्ट करते ही। तो अब यहाँ पे आपकी थोड़ी सी जो मेंटल एक्सरसाइज हुई है वो इसलिए करवाई गई है ताकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनी रहे, ठीक है। अदरवाइज आपकी बुक में तो टॉपिक को बिल्कुल सीधा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, जो रेफरेंस बुक होती है, क्योंकि ये मैथमेटिकल टूल का पार्ट है, मैथ का पार्ट है, फिजिक्स से लेना देना कम ही होता है, ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। लेकिन फिर भी जो अच्छे टॉपिक है, अच्छे जो क्वेश्चंस है, उसमें आपको कैलकुलस देखने को मिलेगा फिजिक्स में, ठीक है। तो आप जल्दी इसको नोट करें, फिर आगे हम डिस्कस करें। सो अब जो अपने पास है सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, ये इंटीग्रेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इन्हीं का एप्लीकेशन आपके यूज होना है, ठीक है। सभी डेरिवेशन जो मैं काफ़ी जो डेरिवेशन रहेगी जो कैलकुलस बेस्ड है, तो बेटा ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। कह रहे कि जब भी आपके पास x की पावर n dx का फॉर्मेट हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर में 1 प्लस कर दो और n प्लस 1 से डिवाइड कर दो। इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस में क्या आएगा, कांस्टेंट c, जो इसकी इंडेफिनेंसी है, ठीक है, जो इंडेफिनेट नेचर है उसको रिप्रेजेंट करता है, साथ में कांस्टेंट आएगा। तो बेटा अब इस टाइप का, जैसे मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, आपके पास में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको x की पावर 4 dx इसको इंटीग्रेट करना हो तो क्या करोगे आप? तो क्या करोगे, x की पावर 4 प्लस 1, पावर में 1 ऐड करोगे और पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड कर दोगे, प्लस में c लिखोगे, तो रिजल्ट बनेगा आपका x की पावर 5 अपॉन में 5 प्लस c, ठीक है। तो और सिमिलरली जैसे आपके पास यूं हो x की पावर 7 डॉट dx, ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 7, पावर में 1 ऐड कर दो, 7 प्लस 1 ऐसे करो और c, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा x की पावर 8/8 प्लस c। तो फर्स्ट फॉर्मेट आपका यही कहता है कि जब भी x की पावर n डॉट dx का फॉर्मेट और उसका इंटीग्रेशन करना पड़े तो पावर में 1 ऐड करो और पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड कर दो। इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो प्लस में c लिख दो, आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये आपको नोट करना है, नोट n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इस केस में आपको याद रखना है n की वैल्यू -1 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे n की वैल्यू -1 होगी तो उस केस में प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि यहाँ पे माइनस ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे तो यहाँ पे -1 प्लस 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 0 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट बन जाएगा, जिसकी कोई सेंस नहीं निकलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपके पास में, ये वाला तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास यूं भी हो सकता है x की पावर पाई डॉट dx, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर पाई प्लस 1 अपॉन में पाई प्लस 1 प्लस में c, क्योंकि जो पावर जो पाई है, पाई कांस्टेंट है ना, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो वो कांस्टेंट है। सिमिलरली ऐसा भी फॉर्मेट हो सकता है x की पावर e डॉट dx, तो x की पावर e की वैल्यू भी तो कितनी होती है कांस्टेंट 2.3, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर e प्लस 1 अपॉन में e प्लस 1 प्लस में c।
ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मेट हो तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। फिर आपके पास में सिर्फ dx हो तो dx का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ठीक है। तो बताओ कितना बनेगा। मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा, x। कितना होगा, x। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर वाले मेथड से, इस वाले से, ठीक है। तो अब देखो, जैसे सपोज करो ये वाला तो किससे रिलेटेड हो गया, फर्स्ट रूल से, ठीक है ना। ये तो अपना क्या था बेटा, फर्स्ट रूल था। तो ये जो न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट रूल पे बेस्ड किए हैं। अब सेकंड रूल को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। आपसे कोई कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना रहेगा, तो मैं कहूँगा कि dx, ठीक है। कैसे आएगा, ठीक है, ये कैसे होता है, देखो आपसे पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होगा। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं x की पावर 0, देखो आप इसको यू लिख सकते हैं ना, 1 इंटू dx, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। dx को 1 से मल्टीप्लाई करो। फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, 1 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0 डॉट dx, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 0। अरे n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, 0 तो हो सकती है। तो फिर आप क्या करोगे, अब इसका इंटीग्रेशन सोल्व करोगे तो क्या फॉर्मेट बन गया, x की पावर n dx। तो जब x की पावर n dx का फॉर्मेट हो तो क्या होगा, पावर में 1 ऐड करो और पावर में 1 ऐड करके उसी से डिवाइड करो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन में 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, x की पावर 1/1। हाँ, जब भी आपके पास में इस तरह का फॉर्मेट हो, dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x। सिमिलरली कोई आपसे यूं पूछे dy का इंटीग्रेशन कितना होगा, y। आपसे पूछे कि dz का इंटीग्रेशन कितना होगा, z। dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, d, ठीक है। और कुछ भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ dA हो तो कितना आ जाएगा, a। बात समझ में आई, ठीक है। तो आप ये वाला सेकंड रूल है, ये क्लियर हो चुका है होपफुली आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये सेकंड रूल पे बेस्ड चीजें थी। अब हम थर्ड रूल की बात करें। थर्ड रूल एज इट इज है, जब भी आपको 1/x dx का फॉर्मेट दिखता है तो आप क्या करोगे। तो जब भी ऐसा फॉर्मेट दिखे तो उसका फॉर्मेट बनेगा log x। कितना बनेगा, log x, बेस कितना, log का e, और प्लस में क्या लिख दोगे, c, ठीक है। फिर हम बात करें cos x dx, किसकी बात करें, cos x dx। हाँ, आप एक चीज का ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन जो आपने किया है वो कितना है, x। इसके साथ में भी कांस्टेंट लिख दो, प्लस में c लिख दो, ठीक है। इसको स्किप नहीं करेंगे, साथ में कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। और जैसे dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y प्लस सी, dz का करेंगे तो z प्लस सी, dt का करेंगे t प्लस सी, dA का करेंगे a प्लस सी। c कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में फैमिली ऑफ कर्व्स बनती है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वहाँ कांस्टेंट की वैल्यू करते हैं, तभी वेरी करती है, तभी क्या है, कर्व की फैमिली बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम cos x dx की बात करें तो cos x dx की बात करें तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, इसका होगा माइनस साइन एक्स, सॉरी cos x का होगा इंटीग्रेशन, cos x का होगा साइन एक्स प्लस सी। कितना होगा, साइन एक्स प्लस सी। देखो जब भी इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये d वाला ये रिमूव हो जाता है, ठीक है, पोर्शन। तो cos x का कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में सी। और साइन एक्स dx का फॉर्मेट हो, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका बनेगा माइनस cos x, साथ में इंडेफिनिट है तो प्लस में सी लिख दो। सेकंड स्क्वायर एक्स dx, सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा बेटा, टेंजेंट एक्स, और प्लस में सी लिख दोगे, ठीक है। और वहीं पे एक ऐसा फॉर्मेट आपको मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे लिख लो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन कितना बनेगा, माइनस कोट एक्स प्लस में सी, माइनस कोटेंजेंट एक्स प्लस में सी। ये एज इट इज आपको याद रखने, ये यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ओके बेटा, जब भी अपने को सीकेंट एक्स डॉट 10x dx का फॉर्मेट मिले तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे सीकेंट एक्स प्लस में c। ये फॉर्मेट मिले ax प्लस b और उसकी पावर n डॉट dx का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ax प्लस b
और इसकी पावर में 1 ऐड कर दो और डिवाइड किससे कर दो, n+1 से, और साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो x का कोफिशिएंट होगा उससे, और प्लस में लिख देंगे c। ठीक है ना, ये फॉर्मेट समझ में आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस पे बेस्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे सपोज करो मेरे पास ऐसा फॉर्मेट है लाइक 2x + 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो कैसे सोल्व करोगे इसको, 2x + 3, इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, मतलब 1 में 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, और पावर में 1 ऐड करके उसी से इसको डिवाइड करेंगे, और नीचे क्या ले आएंगे, जो x का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कितना है 2, तो वो 2 लिख देंगे यहाँ पे। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, 2x + 3, और उसकी पावर कितनी है 2 अपॉन में 1 + 1 कितना, 2, 2 × 2 कितना 4, ये आपका आंसर है। ठीक है बेटा, और फिर अपने पास में नेक्स्ट ये वाला फॉर्मेट है। अब हम क्या करेंगे, जब फॉर्मेट ऐसा हो 1 अपॉन में ax + b × dx का, तो इसको एज इट इज लिख देंगे log ax + b। ठीक है, और साथ में क्या है, जो x का कोफिशिएंट है उसको 1 अपॉन में a में लिखेंगे, इसका स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है। ठीक है, लाइक ऐसे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे आपको फॉर्मेट गिवन है 1 अपॉन में 2x + 3 dx, इसको इंटीग्रेट करना हो तो हम क्या करेंगे, देखो 1 अपॉन में 2x + 3 का फॉर्मेट है, तो इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, log 2x + में 3। ठीक है, फिर रूल क्या कहता है, इसको मल्टीप्लाई करो 1 अपॉन में a से, a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, तो 1/2, 1 अपॉन में a की जगह क्या आ जाएगा, x का कोफिशिएंट जो कि 2 है, और प्लस में क्या लिख देंगे c, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, जब भी आपके पास में e⁻x.dx हो तो उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एज इट इज रहेगा, e⁻x dx का इंटीग्रेशन रहेगा e⁻x + c। याद करो, e⁻x का डिफरेंशिएशन भी e⁻x होता है और इंटीग्रेशन भी यही रहता है, तो ये सेम आएगा एज इट इज। जब आपके पास e⁻x.dx का फॉर्मेट हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, e⁻x अपॉन में क्या लिख दोगे, log a। e⁻x.dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e⁻x अपॉन में log a, और बेस कितना a। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मेट होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, e⁻x * log। अब क्या करोगे, बेस को रिप्लेस कर दोगे इससे, a को तो बेस में ले आओगे और e को कहाँ लिख दोगे, आगे। ठीक है, तो ये भी आप फॉर्मेट लिख सकते हो, आप इसको यहाँ पे ऐसे देख सकते हो। सपोज करो आपके पास ये हो 2⁻x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, सिंपल सी बात है, क्या करोगे, e⁻x.dx का फॉर्मेट है तो एज इट इज लिखोगे, e⁻x को अपॉन में लिख दोगे log a कितना है 2, और log का बेस कितना है a। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मेट बनता है, उसमें आप क्या करोगे, 2⁻x dx को, 2⁻x तो सेम हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्या करोगे, ये चेंज कर दो, log के बेस को इससे a से और a को इसका बेस बना दो, तो a यहाँ पे आएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे e आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी फॉर्मेट हम यूज करते हैं, इनको नोट करो। ओके बेटा, सो नाउ क्या है कि नेक्स्ट रूल क्या कहता है, कहते हैं कि इफ आपके पास में u आपको गिवन है, x का फंक्शन है, v ये भी x का फंक्शन है, और w ये भी x का फंक्शन है। ठीक है, आप कोई भी 2 फंक्शन ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। ठीक है, लाइक जब भी आपके पास में ऐसा फॉर्मेट हो, आपको इंटीग्रेशन ऑफ u + v + w डॉट dx हो, इनका इंटीग्रेशन करना हो तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी। ठीक है, जब भी ऐसा फॉर्मेट हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इनके साथ में dx मल्टीप्लाई करो, तो ये फॉर्मेट क्या बन जाएगा, u dx + v dx + w dx। ठीक है, और फिर इसके साथ में इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। ठीक है, फिर इंटीग्रेशन के सिंबल को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, लाइक इंटीग्रेशन सिंबल को सभी के साथ लिखो, u dx + v dx + w dx, लिख दिया। ठीक है, अब
हो सकता है ये दोनों माइनस भी हो, तो इनके माइनस हो तो सिंबल का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने डिफरेंशिएशन में भी देखा था। तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है। ये आपका जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। ऐसा करोगे, ठीक है। चलो एक मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करोगे बाद में, ठीक है। लाइक आपको गिवन है, इफ आपको ये करना है कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 डॉट dx, ठीक है। इसको सोल्व करो, इंटीग्रेट करो, आपको बोला गया है इंटीग्रेटेड, ठीक है। तो कर सकते हो इंटीग्रेट। सबसे पहला रूल क्या कहता है, dx को मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर dx प्लस में एक्स की पावर 3 dx प्लस एक्स की पावर 4 dx, ठीक है। फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन के सिंबल को सबके साथ लिखो, एक्स की पावर 2 dx एक्स की पावर 3 dx प्लस में x की पावर 4 dx, ठीक है। अब इसको सोल्व कर दो। x की पावर 2 dx को क्या लिखोगे, कितना हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन में 2 + 1, x की पावर 3 को क्या लिखोगे, 3 + 1 अपॉन में 3 + 1, 4 को क्या लिखोगे, 4 + 1 अपॉन में 4 + 1। अल्टीमेटली व्हाट वी गेट, x की पावर 3/3, ये प्लस में c आएगा ना लास्ट में। इंटीग्रेशन सभी के सोल्व हो गए, ठीक। अब आप कहोगे सर इसका भी एक कांस्टेंट आना था, बिल्कुल इसका भी एक आना था, एक इसका ना, 3 आने थे ना, ये तीनों का कंबाइंड कांस्टेंट बन गया, इसको कैपिटल C लिख दो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। कभी कहो सर यहाँ से भी कांस्टेंट जनरेट होना था, यहाँ से भी एक होना था, बिल्कुल यहाँ से भी एक होना था। तो हमने तीनों के नाम का एक कंबाइंड कांस्टेंट, तीन कांस्टेंट को ऐड करोगे तो कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी, तो उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। C ये कांस्टेंट है। उसके बाद में ये कितना बनेगा, x की पावर 4/4 x की पावर 5/5, ठीक है, प्लस में कैपिटल C, ठीक है। ऐसे आप सोल्व करोगे, ठीक है। अब इनके बीच में माइनस होता तो माइनस लिख देते, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये माइनस, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मेट हो तो आप सोल्व कर लोगे इजीली। नोट अपना डेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेट इंटीग्रल जो हमें पूरी फिजिक्स में हमें जो पढ़ना है, ठीक है। अब देखो हमें रूल तो क्या है, इंडेफिनेट वाले भी यूज होंगे, ठीक है। तो हमें इंडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ना है हमें, ठीक है। रूल इंडेफिनेट वाले ही रहेंगे, बस इसमें फर्क क्या रहेगा, इसमें आपको लिमिट की वैल्यू गिवन मिलेगी, ठीक है। तो आपको पता है जो डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, fx dx लिमिट a to b, ठीक है। तो अभी क्या कहता है, कह रहे कि देखो fx dx को आप इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने के बाद में कोई एक नया फंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। सपोज करो वो मिला कितना 5x, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद में फिर ये जो लिमिट गिवन होती है ये लिमिट असाइन कर दो a to b, ठीक है। फिर उस फंक्शन में आप x की जगह इस पहले वाले फंक्शन में अपर लिमिट पुट करो, फिर माइनस में इस फंक्शन में लोअर लिमिट पुट करो और इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो। यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू। और डेफिनेट इंटीग्रल को सोल्व करते हैं तो हम क्या निकाल रहे होते हैं, एरिया अंडर कर्व। क्या निकाल रहे होते हैं, एरिया अंडर कर्व, ठीक है। अब हम इसी फॉर्मेट को हम कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है बेटा। कंपेयर करते हैं, ठीक है। आपको बड़ा मजा आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल बहुत इजी है, ठीक है। लेकिन इंडेफिनेट के रूल आने चाहिए आपको। सपोज करो आपको ये दे दिया x की पावर 2 dx और वैल्यू कितनी, 1 से लेके 2, ठीक है। और पूछा गया है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपेयर करके देख सकते हो। कंपेयर करके कैसे कंपेयर कर सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे fx अपना कितना है, x की पावर 2, ठीक है। dx को dx से कंपेयर कर लो, ठीक है। a को a से कंपेयर कर लो, ठीक है। और b को b से कंपेयर कर लो। कंपैरिजन प्रोसेस हो गया ना, ठीक है। काफी कॉम्प्लेक्स हो गया ना। बस ये देखो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, डिफरेंस फील करो, ठीक है। फिर अब जब इसको सोल्व करना हो भाई, पहले इस लिमिट को भूल जाओ, ठीक है। सिंपली सोल्व करो। आपके पास क्या है, x की पावर 2 dx का फॉर्मेट है ना, इसका इंटीग्रेट करो, कितना बना x की पावर 3/3, कितना बना x की पावर 3/3, ठीक है। अब लिमिट भूलो मत, लिमिट लगा दो 1 से 2, ठीक है। अब जो आपका ये 5x जो दिखने में बड़ा आपको खतरनाक लग रहा था, ये कुछ नहीं, x की पावर 3/3 बना है, ठीक है। लिमिट तो आपको पता ही है, b की वैल्यू ये है, a की वैल्यू ये है, ठीक है।
फिर और खतरनाक इक्वेशन बन गई थी, बड़ी डरावनी इक्वेशन बनी थी। करना क्या है, जो आपका ये फाई बना ना, ये जो फाई क्या बना, x की फाई कितना बना था, x की पावर 3/3। तो मैंने क्या बताया था, 5 में भी पुट करो, मतलब जो x है x में क्या पुट करोगे, अपर लिमिट, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट 2, ठीक है, 2 की पावर 3 बन गया ये। माइनस में फिर x की जगह क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट 1 की पावर 3/3। इसको सोल्व करो, 2 की पावर 3 8/3 माइनस में 1/3, तो वैल्यू करोगे 7/3। सोल्व करोगे कितनी आएगी, 7/3। मजा आया ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपके पास ऐसा कोई फंक्शन हो x की पावर 3, लिमिट कितनी है 0 से 1 डॉट dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। बिल्कुल इजी, करो, डू इट फास्ट। कितना होगा, x की पावर 4/4, x की पावर 3 dx का इंटीग्रेशन, x की पावर 4/4, लिमिट रखो 0 से 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ प्लस में c नहीं लिख रहा, क्यों, क्योंकि मेरा डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ कांस्टेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू हम सोल्व करेंगे, तो पहले x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 1 की पावर 4/4, माइनस में x की जगह 0 पुट करेंगे 0 की पावर 4/4, ठीक है। कितना होगा 1/4 माइनस में 0, आपका आंसर आ जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये आपका इंडेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मेट है। मजा आया ना, अब और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मजा करोगे, ठीक है। और यही फिजिक्स में यूज होना है। स्क्रीन पे आपके पास में ये 5 क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। ऑनेस्टली आपको करने हैं, ठीक है, मैं स्क्रीन रोक भी नहीं सकता अब तो, ठीक है। तो आप एक बार इनको सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। फिर ये देखो कि आप मिस्टेक कहाँ हो रही है, ठीक है। होपफुली आपने कर लिए होंगे, अब अपनी मिस्टेक चेक कर लो, नहीं हुई है मिस्टेक दैट इज वेल एंड गुड, ठीक है। अब हम सोल्व करते हैं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज जो y इज इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स, लिमिट कितनी है 0 से π/2, ठीक है। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है। सबसे पहले साइन एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस कोस एक्स। कितना है बेटा, माइनस कोस एक्स। लिमिट कितनी है 0 से π/2, 0 से कितनी है π/2, ठीक है। अब माइनस का सिंबल आप बाहर लेके चले जाए, ठीक है, माइनस बाहर ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा, कोस एक्स, लिमिट कितनी 0 से π/2, माइनस का सिंबल बाहर ले लिया, ये जस्ट ब्रैकेट है, ठीक है ना। तो अब एक बात बताओ, माइनस का सिंबल बाहर ले लिया, x की जगह पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, कोस x की जगह कितना आएगा π/2, माइनस में फिर x की जगह कितना पुट करेंगे 0, कोस 0, माइनस में कोस 90 कितना होता है 0, माइनस में कोस 0 कितना होता है 1, तो 0 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में माइनस और 0 -1 -1 +1, आपका आंसर आ जाएगा +1। फर्स्ट का आंसर आएगा +1, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस केस में आप वैल्यू फाइंड आउट करें, ठीक है। आप सोल्व करोगे तो कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन एक्स लिखोगे, ठीक है। और प्लस में c तो लिखना नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, ब्रैकेट में इसको बंद करेंगे, लिमिट पुट करो कितना π/6 से लेके π/2, π/6 30 डिग्री होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये कितना है 30 डिग्री, और π/2 कितना है 90 डिग्री, जो आपको ठीक लगे। और यहाँ पे फिर x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन π/2 माइनस में साइन π/6, ओके बेटा। और आपको पता है साइन π/2 साइन 90 कितना होता है 1, साइन 90 कितना होता है 1, माइनस में साइन π/6 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1 - 1/2 कितना आ जाएगा 1/2, आंसर होगा 1/2। फर्स्ट का कितना आएगा +1, सेकंड का कितना 1 + 1/2। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, कंजेशन नहीं होना चाहिए। सेकंड स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कितना हो रहता है, बताओ कितना रहता है 10x, कितना 10x। लिमिट पुट करो 0 से π/6, और लिमिट पुट करो x की जगह अपर लिमिट 10 π/6 माइनस में 10 0, ठीक है। 10 π/6 10 30 कितना होता है 1/√3, ठीक
ठीक है, कितना होता है 1/√3। वो टेबल मैंने करवाई थी, होपफुली आपको याद है। तो 10 0 0, तो आंसर आ जाएगा 1/√3। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये 5th क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिजिक्स में इस टाइप में ये जो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज में होगा। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि लिमिट 0 से x f डॉट dx, इसको इंटीग्रेट करो, और आपको ये भी गिवन है f को क्या लिख सकते हो, kx। बिल्कुल इजी है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल f को क्या लिख लोगे, kx। f को क्या लिखो, kx। ठीक है, स्मॉल k है तो स्मॉल k लिख लेंगे, स्मॉल k x इंटू dx। लिमिट कितनी है, 0 से x। ठीक है, फिर k कांस्टेंट है यहाँ पे इसको ये भी लिखना चाहिए, मेरे को ही लिखना चाहिए, k को क्या है, k कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपको पता है चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट चीजें बाहर निकालेंगे हमेशा। ठीक है, तो k को बाहर निकालो, अंदर क्या बचा, x dx। ठीक है, k यहाँ पे आ गया x dx। x का इंटीग्रेशन कितना होगा बताइए आपको, x की पावर 2/2। ठीक है, और फिर ये लगा दोगे ब्रैकेट में बंद करके, लिमिट पुट कर दो 0 से x/2, 0 से x। फिर अब क्या करोगे, यहाँ पे कि x की जगह x ही पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे शायद विजिबिलिटी बनी हुई है, नहीं बनी हुई है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, ताकि देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आपके पास रिजल्ट आ गया कि x की पावर 2/2, लिमिट कितनी, x की पावर 2/2, लिमिट कितनी, 0 से x। ठीक है, फिर k, x की जगह अपर लिमिट पुट करोगे, x की पावर 2/2 माइनस में, फिर x की जगह 0 पुट करोगे, 0 की पावर 2/2, कितना आएगा k, x की पावर 2/2 माइनस में 0, तो ये kx की पावर 2/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, ये था इंटीग्रेशन के अबाउट। होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट भी आप ज़रूर डालना। ठीक है, क्या है कि आपको ये जितने भी मैं टॉपिक करवाता हूँ, ठीक है, उसमें जब आप कमेंट सेक्शन में कुछ लगते हो तो मुझे आपके रिएक्शन का पता लगता है कि आपने वीडियो के बारे में क्या देखा, क्या सोचा, इसमें कुछ और ऐड ऑन करने की रिक्वायरमेंट है, या जो भी आपको टॉपिक अच्छा नहीं लगा तो इस पर हम इसका रीमेक बना सकते हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इसलिए कमेंट करना बेहद ज़रूरी है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।